डॉक्टर साहब, एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें, लोगों के सवालात तो वहीं के वहीं हैं कि भाई रूस से तेल आया, उस तेल का हमें क्या फ़ायदा होने जा रहा है और कब होना है उसका फ़ायदा। देखिए, आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि रूस से जो तेल आप ले रहे हैं उससे तेल की कीमतों में कमी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर उस वक्त के वजीर अपने सियासी बयान दे रहे थे तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि आप उसको अहमियत ना दें। बुनियादी बात, अगर डॉलर के मुकाबले में आपके रुपए की कदर गिर रही है, आज भी गिरी है और आने वाले वक्त में भी गिरेगी, नंबर एक। दूसरा ये था कि जो पिछली हुकूमत है उसने आईएमएफ के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसमें ये कहा कि जनाब हम पेट्रोलियम लेवी को भत्ते को 65 रुपए तक ले जाएंगे। उसमें मुआहदा हो चुका। ये भी हो चुका कि बिजली के नर्ख जो है ना वो गिराए जाएंगे। मुख्तलिफ आपने शराइत मान ली, बल्कि वो मैंने जैसे कहा था वो शराइत नहीं थी। आपने उनसे कहा जी हम ताकतवर तबकों पर टैक्स नहीं लगा सकते, ना हम टैक्स की चोरी रोक सकते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या कर सकते हैं, कहने लगे जी बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं, गैस के नर्ख बढ़ा देते हैं, हाँ तरक्याती अखराजात में कटौती कर देते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत करते हैं। तो ये तो बिल्कुल वाजह था कि जब निगरान हुकूमत आएगी तो मैं आज फिर कह रहा हूँ कि रुपए की कदर और गिरेगी, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख मज़ीद बढ़ेंगे, गैस के नर्ख मज़ीद बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि इम्पोर्ट्स बढ़ने से हमारा तिजारती खसारा भी बढ़ेगा, हमारा जो है वो जारी हिसाबात का खसारा भी बढ़ेगा, हमारा कर्ज़ों का हजम भी बढ़ेगा, हमारी शरह नमू जो है वो सुस्त रहेगी और गुर्बत और बेरोज़गारी और महंगाई में इजाफा होगा। और ये इनसे कोई तवक्को करना कि ये इस्लाहात करेंगे, वो उनका मैंडेट ही नहीं है। तो ये चीज़ तो अब आपके सामने है। अगर ये कुछ कर सकते हैं, अगर, जो शायद ना करें, जो कर सकते हैं वो ये है कि टैक्स की चोरी रोकें, चूंकि लिए उसके कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, एफबीआर के पास इख्तियारात हैं। तो पिछली हुकूमत ने जो बजट पेश किया था उसमें यह कहा था कि 3,000 अरब रुपया टैक्स की चोरी हो रही है, हम इसको रोक के आमदनी बढ़ाएंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। अब उन्होंने वो 3,000 अरब की चोरी बढ़ा के 4,000 कर दिया। हुकूमत कामयाबी के दावे करती रही, अवाम खामोश रहे, वो तो नहीं बोले कि भाई वो क्या हो रहा है, वो जो चोरी रुकनी थी, या मीडिया ने भी नहीं किया। अब वो 4,000 अरब रुपए की चोरी सालाना छोड़ के चले गए और आईएमएफ से मुआहदा कर गए। तो अब ये अगर कुछ कर सकता है, पहला काम कि कम से कम बहुत तेज रफ्तारी के साथ, मैं ये चाहता हूँ ये जो केयर टेकर साहब है प्राइम मिनिस्टर, अपने यहाँ एक सेल बनाएं और एक सीनियर आदमी को वहाँ बिठा दें, ब्यूरोक्रेट को, और उससे ये कहें कि आपका काम कुछ नहीं है, आप आईएमएफ के साथ लगे रहें और ये कहें कि मुल्क के अंदर जो टैक्स की चोरी हो रही है, 41 लाख आदमियों के असासों की तफसील है जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो चोरी के पैसे के हैं, जिसके लिए पैसा रिकवर करने के लिए अदालतों में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कर लें कम से कम। अच्छा और डॉक्टर साहब, एक चीज़ अगर मैं आपसे जानूं, जिन ब्यूरोक्रेट का आप जिक्र कर रहे हैं कि अच्छे ब्यूरोक्रेट को साथ बिठा लें, तो जब कोई नया वजीर आजम आता है तो सेक्रेटरी ख़जाना अपनी किताबें बड़े बड़े लेजर्स उठाते हैं और पहुंच जाते हैं और सारी मुश्किलात गिनवाना शुरू कर देते होंगे, उसका हल भी देते हैं। नहीं, देखिए बात ये थी कि पहले तो ये तय कर लें कि वजीर ख़जाना होना कौन चाहिए, पहले तो ये तय कर लेना, वरना वही ड्रामा। मेरे हिसाब से कुछ जो को करना चाहिए, एक तो ये कि जो आदमी सिटी बैंक में काम कर चुका है वो उसको ना बनाए, ना वजारत ख़जाना में भी नहीं बनाए, और ये जो लिस्ट मैं बता रहा हूँ उनको आप वजीर भी नहीं बनाए, वजारत ख़जाना में भी नहीं लाए, ठीक है, बिल्कुल जिन वाज़ेह बैंकर तौर का पर आप बताएं। जिक्र करें, बैंकर का जिक्र हो रहा है और उनका नाम भी आ रहा है वजीर ख़जाना के हवाले नहीं, से। अब बात, अब जुमले देखे ना, ये तो फिर मजा नहीं आएगा ना। इस तरह से मैं एक आपको लिस्ट दे रहा हूँ, वो बात तो पूरी सुन लेना। जी जी। अब नाम तो बहुत से आते रहते हैं, उससे हमें क्या लेना देना। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ पॉलिसी मैटर। एक सिटी बैंक का कोई भी आदमी नालायक, क्योंकि आपने शौकत तरीन को देख लिया, शौकत अजीज को देख लिया और दूसरों को देख लिया, वो तबाह करके गए इस मुल्क को। दूसरी ये कि जो आदमी आईएमएफ की मुलाजमत में रह चुका है, जो आदमी आलमी बैंक की मुलाजमत में रह चुका है, जो आदमी एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुलाजमत में रह चुका है, जो मुशर्रफ हुकूमत, जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पीएमएलएन और पीडीएम में वजीर ख़जाना या वजारत ख़जाना में रह चुका है, उनको आप बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि वो तो तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर कोई नया आदमी लाते हैं तो शायद वो तफसील जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो लेकर आ जाए, भाई लेके आ जाए तो उसको कहें कि ज़रा अपना मंशूर तो उठा लो, उसमें तो ये लिखा है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। तो कहेंगे ये तो आपने नहीं लगाया। फिर कहें जी बजट में तो लिखा था कि आप टैक्स की चोरी रोकेंगे 3,000 अरब की,
वो चलो आज से हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए आइन में तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अदालतों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब आप फरमाएँ, मैंने तो अपनी लिस्ट बता दी आपको। सही है जनाब। सर, चले आपने बिल्कुल ठीक और बड़े क्रक्स ऑफ द स्टोरी अगर मैं कहूँ। अब सर इस पर आते हैं कि हम आप जिक्र कर रहे हैं कि चलें कुछ बेहतर लोग जिन्हें काम आता है उनको साथ बिठाएं और उनके साथ कुछ काम करें। मेरा कहने आपका पूछने का मतलब है कि जो गुज़िश्ता 5 साल हैं वो और उससे पुरानी जो हुकूमत जो कुछ छोड़ के गई थी, तो ज़रा इन 5 सालों का भी अहाता कर लेते हैं। 2 हुकूमतें आईं, एक पीडीएम की और एक पीटीआई की। तो मामलात कहाँ से बिगड़ना शुरू हुए? पीटीआई से या फिर जब पीडीएम के हाथ आई हुकूमत? 70% इमरान खान, तहरीक इंसाफ, 30% शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये तो मैं कई साल से कह रहा हूँ, लेकिन अभी जो आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई है उसमें उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है शौकत तरीन को और इसाक डार को और रजा बाकर को और जमील साहब को जो स्टेट बैंक के, ये तो वो कह गए। लेकिन मैं तो बहुत पहले से कह रहा था, मिफ्ता इस्माइल का नाम भी मैं डाल रहा था। ये वो लोग हैं, इमरान खान ने जिस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा लिया, जो उनका इख्तियार नहीं था, और लेने के बाद आईएमएफ के एक मुलाजिम से कहा कि तुम वहां से इस्तीफा दो, आईएमएफ की मुलाजमत से पाकिस्तान के वजीर जो है वजीर खजाना बन जाओ। किसने उनको हुक्म दिया था, जरा बता तो देना, क्योंकि कोई उनको नहीं जानता था, बहुत जूनियर आदमी था। तो आपने 2 कानून तोड़े, एक तो ये कि आपने वजीर खजाना गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा लिया, वो जुल्म था, और उस आदमी ने जो मईशत तबाह की, बर्बाद की हुकूमत के साथ मिलकर, वो रिकॉर्ड पर आ गया है। और उसके बाद 2022 में शौकत तरीन के साथ जो तबाह की, वो आईएमएफ की रिपोर्ट में अब आया है। मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ 2021 से कि ये बर्बाद कर रहे हैं, दानिस्ता बर्बाद कर रहे हैं। अब आईएमएफ ने खुल के कह दिया आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए। लेकिन अगर वो फिर उसके बाद 28 फरवरी को आपने देखा कि उन्होंने जो है वो मुआहदा ही तोड़ दिया आईएमएफ के साथ। मगर जो आपका सवाल है, अगर स्पेसिफिक आप मुझसे पूछें तो मैं 2 जुमले कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में 2022 में जो तहरीक इंसाफ का आखिरी साल था, 2023 जो पीडीएम का था, मईशत की कारकर्दगी बदतरीन कारकर्दगी में से एक। लेकिन इन 2 वर्षों में ताकतवर तबकों ने जितनी दौलत कमाई, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी साल में नहीं कमाई थी। ये 2 स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर इसके बाद भी अगर कौम को समझ नहीं आता, मईशत तबाह, दौलत बेतहाशा कमाई तहरीक इंसाफ के दौर में 22 में, और 2023 में शहबाज शरीफ के दौर में, मिफ्ता इस्माइल के दौर में, ये चीज़ है। इसको अगर कौम नहीं समझती। डॉक्टर साहब, मुश्किल फ़ैसले हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि पिछली हुकूमतों का बोझ नई हुकूमत उठाती है। ये जो मुश्किल फ़ैसलों के नाम पर आवाम पर बोझ लाद दिया जाता है और अपने अखराजात जो हुकूमती अखराजात हैं वो कम नहीं किए जाते, ना वो दिखते भी नहीं है कि वो कम हों असम्बली में, और फिर जो वज़ीर मुशीरों की एक लंबी फ़ौज होती है, इन सब का कितना असर होता है इकॉनमी पर? देखिए, बात ये थी कि एक फैशन चल रहा है कई बड़े लंबे अरसे से कि हुकूमत ये कहती है, 93 से आप देख लें कि हमें तबाहल मईशत विरसे में मिली। उसके बाद कहते हैं हमने जो है इक़्तिसादी मुआवजे दिखाए, और उसके बाद जब रुखसत होती है तो अगली हुकूमत आती है कि आवाज़ कट रही है मेरे ख्याल से आपकी। नहीं सर, आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। अगली हुकूमत आके ये कहती है कि जी वो मुआवजे दिखाने के दावे गलत थे, मईशत दिवालिया है। और वो फिर आवाम से कहते हैं थोड़ा कुर्बानी दें, सुनहरा मुस्तकबिल। फिर कामयाबी के दावे करते हैं, रुखसत हो जाते हैं। ये मुस्तकिल हो रहा है, और ज़्यादा ये 93 से हो रहा है, हर हुकूमत ने किया है। तहरीक इंसाफ ने भी दिवालिया का नारा लगाया और दिवालिया छोड़ के चले गए। अब यही हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ ने किया। अब अगली हुकूमत जो आएगी वो यही कहेगी कि जनाब मईशत तो तबाह है, और अब हमें आईएमएफ से कर्जा भी ले रहे हैं 2024 में, अब अवाम कुर्बानी दें कुछ अरसे के लिए। तो ये तो 2023 से ड्रामा चल रहा है। अवाम बेदार नहीं होते, बाकी जो लोग कमा रहे हैं वो तो कमा रहे हैं। स्टेट बैंक भी उसमें शामिल है, एफबीआर भी शामिल है, और उसके बाद नैब भी शामिल है, आपके इदारे भी शामिल हैं, सब मिलके कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? चलें।